हमेशा से एशिया का हिस्सा था ही नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे उपमहाद्वीप की जो एक विशाल अकेला द्वीप था और लाखों साल तक समंदर में बहता रहा। ये एक अविश्वसनीय कहानी है, एक ऐसे जैविक जहाज की जो अपने साथ एक खोई हुई दुनिया लेकर चल रहा था। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। करोड़ों साल पहले भारत एक अकेला मुसाफिर था जो विशाल टेथिस महासागर में तैर रहा था। देखिए, ये तन्हाई सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, इसने एक ऐसी अनोखी दुनिया बनाई जिसके राज हम अब जाकर खोलना शुरू कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब भारत आखिरकार एशिया से टकराया तो उन अनोखे प्राचीन जीवों का क्या हुआ जो इस लंबे सफर पर इसके साथ थे? क्या वो बच गए या हमेशा के लिए खत्म हो गए? चलिए इसका पता लगाते हैं। हमारी कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जिसे आज पहचानना भी मुश्किल है। तब एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था, गोंडवाना, जहां आज के भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन पृथ्वी की सतह के नीचे की शक्तिशाली ताकतों ने इस विशाल भूभाग को तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, ये कोई पल भर में हुआ अलगाव नहीं था। ये एक बहुत ही धीमा, महाकाव्यात्मक नृत्य था जो करोड़ों सालों तक चला। लगभग 16 करोड़ साल पहले दरारें दिखाई दीं। फिर 8.8 करोड़ साल आते आते भारत और मेडागास्कर ने अपनी अलग अलग यात्राएं शुरू की और आखिरकार 6.5 करोड़ साल पहले भारत पूरी तरह से अकेला था, समंदर में बहता एक सच्चा द्वीप महाद्वीप। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए दो बड़े आइडिया समझने होंगे। पहला है विकैरियंस। सोचिए एक बड़ा सा केक है जिस पर चींटियों का एक झुंड रहता है। अगर आप उस केक को 2 हिस्सों में काट दें तो चींटियों की आबादी भी तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, है ना? बस यही विकेरियंस है, जब भूविज्ञान जीवन को बांट देता है। और दूसरा आइडिया है फैलाव या डिस्पर्सल। अब सोचिए कि केक के एक टुकड़े पर मौजूद चींटियां किसी तरह तैरकर या किसी पत्ते पर बैठकर दूसरे टुकड़े पर पहुंच जाती हैं। ये फैलाव है, मतलब जीवन सक्रिय रूप से नई जगहों पर जाने के लिए बाधाओं को पार करता है। यहां देखिए, दोनों आइडियाज में फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। विकेरियंस में विकासवादी पेड़ की शाखाएं महाद्वीपों के टूटने के साथ ही अलग हो जाती हैं, लेकिन फैलाव में एक प्रजाति पहले किसी बाधा को पार करती है और फिर बाद में एक नई प्रजाति में विकसित होती है। भारत की कहानी को समझने के लिए ये दोनों प्रक्रियाएं बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो जब भारत अकेला था, उस पर कौन रहता था? खैर, वो एक ऐसी दुनिया थी जो गोंडवाना की यादों से भरी थी। यहाँ के जीव जंतुओं का वंश मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका जैसी जगहों पर रहने वाले उनके दूर के रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ था। चलिए मिलाता हूं आपको इस खोई हुई दुनिया के कुछ किरदारों से। यहाँ विशाल टाइटानोसॉर थे, शिकारी एबेलिसॉरिड्स थे और यहाँ तक कि सनाजेस जैसे दैत्य सांप भी थे। स्तनधारियों में गोंडवानाथेर्स थे और कुछ सबूत तो ये भी बताते हैं कि भारत शायद आखिरी बचे स्टेगोसॉर्स का घर था। वाकई एक खोई हुई दुनिया। लेकिन फिर इस अनोखी दुनिया का अंत एक भयानक दोहरी आपदा से हुआ। यह एक ऐसी तबाही थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर जीवन को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया। पहला झटका तो पूरी दुनिया ने महसूस किया। एक विशाल क्षुद्रग्रह जो आज के मेक्सिको के पास टकराया और जिसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। लेकिन भारत के लिए मामला और भी बदतर था। ठीक उसी समय भारतीय भूभाग खुद अंदर से फट पड़ा। डेक्कन ट्रैप्स नाम के बड़े पैमाने पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने लाखों साल तक लावा उगला, जिससे वायुमंडल जहरीली गैसों से भर गया। सोचिए, ऊपर से चट्टान और नीचे से आग का हमला। तो ये तबाही कितनी बड़ी थी, जरा सोचिए। डायनासोर, विशाल सांप, अजीब स्तनधारी, सब खत्म। असल में क्रिटेशियस काल के भारत के सभी 4 पैरों वाले जानवरों में से सिर्फ 3 वंश आज तक बचे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, सिर्फ 3। तो सवाल ये है कि आखिर ये 3 खुशनसीब थे कौन? वे सतह पर रहने वाले बड़े दिखावटी जीव नहीं थे। नहीं, बचने वाले वो थे जो जमीन के नीचे छिप सकते थे। बैंगनी रंग के अजीब दिखने वाले मेढक, बिना पैरों वाले उभयचर जो कैंचुओं की तरह दिखते हैं, और छोटे अंधे सांप। उनका बिल खोदने वाला जीवन ही उनकी जान बचा गया। इस महाविनाश के बाद भारत एक लगभग खाली महाद्वीप था जो उत्तर की ओर बह रहा था। ये एक द्वीप संदूक या आइलैंड आग बन गया जो नए मेहमानों का इंतजार कर रहा था ताकि उस पर फिर से जीवन बस सके। और यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है। आज हम भारत में जितने भी जानवर देखते हैं, बाघ, हाथी, बंदर, वे उन प्राचीन गोंडवाना निवासियों के वंशज नहीं हैं। वे सब अप्रवासी हैं।
जैसा कि एक विशेषज्ञ कहते हैं, पेलियोजीन काल में भारत में फैलाव भारत में लगभग सभी टेट्रापोड क्लेड के लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, भारत का पुनर्निर्माण बाहर से आए लोगों ने किया था। तो ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले तो वो कुछ भूमिगत उत्तरजीवी बाहर आए। फिर जैसे जैसे भारत एशिया के करीब पहुंचा, नए जानवर शायद लकड़ी के टुकड़ों पर बैठकर समंदर पार करके यहां आने लगे। और इस अलगाव में कुछ कमाल का हुआ। इन नवागंतुकों में से कुछ पूरी तरह से नए समूहों में विकसित हुए, जैसे कि दुनिया के पहले खरगोश। और फिर लगभग 5.5 करोड़ साल पहले वो महाकाव्य यात्रा समाप्त हुई। भारत एशिया से टकराया। ये एक ऐसी टक्कर थी जिसने न केवल हिमालय बनाया बल्कि जीवन के लिए सब कुछ बदल दिया। ये वो पल था जिसने भारत के अकेलेपन का अंत कर दिया। दो दुनियाओं के बीच के दरवाजे खुल गए, जिससे जानवरों और पौधों का एक विशाल लेनदेन शुरू हुआ, जिसे महान जैविक आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस आदान प्रदान में एक बहुत ही मजेदार मोड़ था। भारत के जानवरों के लिए ये ज्यादातर एक तरफा ट्रैफिक था। ज्यादा प्रतिस्पर्धी यूरेशियाई प्रजातियों ने आकर भारत के कई मूल जीवों की जगह ले ली। लेकिन पौधों के लिए कहानी बिल्कुल अलग थी। भारतीय पौधे न केवल बच गए, बल्कि वे एशिया में फैल गए और वहां के बादशाह बन गए। इसका एक बढ़िया उदाहरण है मैग्नोलिया परिवार जैसे प्राचीन पौधों के समूह। उनकी सबसे बड़ी विविधता दक्षिण पूर्व एशिया में है, जो दिखाता है कि कैसे पौधों के वंश उस क्षेत्र से बाहर फैले और भारत उनकी यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये पौधों के लिए एक शानदार जीत थी। तो इस प्राचीन खोए हुए महाद्वीप की स्थायी विरासत क्या है? ये हमारे विचार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकाकी भारत के विकासात्मक प्रयोगों ने आज हमारी दुनिया को ऐसा आकार दिया है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। जरा इस पर गौर कीजिए। आज दुनिया में हर खरगोश और खरहा के पूर्वज एकाकी भारत पर ही विकसित हुए थे। उष्णकटिबंधीय एशिया के विशाल डिप्टेरोकार्प जंगल, जो हमारे ग्रह के फेफड़ों का एक जरूरी हिस्सा है, उनकी यात्रा भी अफ्रीका से भारत के रास्ते ही हुई थी। यहाँ तक कि एशिया के कई प्रार्थना करने वाले मैंटिस भी इसी प्राचीन यात्रा से आए हैं। ये एक असाधारण विरासत है। तो अगली बार जब कोई खरगोश दिखे तो याद रखिएगा कि वो एक अविश्वसनीय कहानी का वंशज है। एक खोया हुआ महाद्वीप, एक विनाशकारी विलुप्ति और एक जैविक जहाज जो लाखों साल तक समंदर में सफर करता रहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे चारों ओर की दुनिया में और कौन सी ऐसी गहरी प्राचीन कहानियां छिपी हैं जो बस